नमस्कार। अमरउजाला.com में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। हम लगातार किसी न किसी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बातें बहुत सारी हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं और मसले बहुत सारे हैं, लेकिन एक अगर आपको याद हो पंक्ति, सब गंदा है पर धंधा है ये, तो उसके आगे मैं जोड़ देता हूँ, देखो भाई चुनाव का चंदा है ये। जी हाँ, राम गोपाल वर्मा की मशहूर फिल्म कंपनी का ये गाना जहन में गूंजता है जब हम देखते हैं किसी गलत काम को या पैसे के खराब तरीके से, गलत तरीके से हो रहे बहाव को या बंटवारे को। दरअसल जब बात होती है चुनावों की, तो चुनाव अपने आप में खराब नहीं है, हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। चुनावों की वजह से हमारा लोकतंत्र उतना मजबूत, उतना समृद्ध, उतना बड़ा और उतना पुराना है जितना वो है। 75 साल की हमारी आज़ादी की यात्रा में सबसे मजबूत हमारी कोई उपलब्धि है तो हमारा चमकता हुआ लोकतंत्र, जो चुनावी लोकतंत्र है। और हम लगातार चुनावी किस्सों में भी आपको बताते आए हैं कि कैसे हमारे ही साथ आज़ाद हुए या हमारे बाद आज़ाद हुए कई मुल्क इस वक्त तानाशाही के और उस दुष्चक्र में फंस गए हैं जहां से उनके लिए विकास की राह पकड़ना अब मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन हमको अपनी राह भटकने से अगर किसी ने बचाया है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे चुनावों का है। लेकिन चुनावों में चंदा जो है उसकी गंदगी हमेशा से एक चिंता का विषय रही है। राजनीति करने के लिए पैसा चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा अगर थैलों में भरकर आ रहा है तो फिर वो हमेशा हमारे लिए समस्या का सबब है। जैसे जैसे हम चुनावी यात्रा में अपने लोकतंत्र के साथ आगे बढ़े, वैसे वैसे चुनावों में खराबियां, गड़बड़ियां आना शुरू हो गई। वो तो भला हो TN शेषन साहब का, जो बहुत सारी गड़बड़ियां रोकने के लिए उन्होंने सख्त कानून बनाए और दरअसल इस देश को बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त होता क्या है। लेकिन उसके बावजूद इन चुनावों की एक बड़ी त्रासदी, एक बड़ी समस्या इस देश के लिए रही है। इसमें बहने वाला था पैसा, और वो पैसा अगर कोई दे रहा है तो वो ऐसे ही एहसान के लिए तो नहीं देगा, उसके बदले में वो उस राजनेता से या उस राजनीतिक दल से जिसको पैसा दे रहा है कोई न कोई उपकार अवश्य लेगा अपने धंधे को बढ़ाने के लिए। इसीलिए ये गंदा धंधा ठीक हो जाए, उसको लेकर बहुत सारे प्रयत्न हुए, और उन्हीं प्रयत्नों में एक प्रयत्न जिसको लेकर अब सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी चुनावी बॉन्ड का। जी हाँ, चुनावी बॉन्ड मतलब किसी अधिकृत बैंक द्वारा जारी किया गया ऐसा कागज़ जिसको आप कह सकते हैं एक तरह का डिमांड ड्राफ्ट। बस अंतर इतना है कि डिमांड ड्राफ्ट पर जिसको दिया जाएगा पैसा उसका नाम होता है, चुनावी बॉन्ड के कागज़ पर नाम नहीं होता है, देने वाले का भी नहीं होता है, लेने वाले का भी नहीं होता। जी हाँ, यही इसकी खासियत है। इसको विस्तार से आगे आपको समझाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा कागज़ जो चुनावी चंदे के कैश वाले, नकद वाले प्रवाह को रोकने के लिए अस्तित्व में आया, लेकिन ये खुद ही अब चर्चा का सबब बन गया। किसने किसको कितना पैसा दिया, लगातार चर्चा की बात हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ से ज़्यादा मिला है तो कहा जा रहा है कि दूसरी पार्टियों को भी मिला 1400 करोड़ तो एक अकेली पार्टी। तो ये सारा चुनावी बॉन्ड का खेला क्या है, इस चुनावी बॉन्ड के पीछे विवाद की वजहें क्या है, क्या सचमुच चुनावी बॉन्ड इसी तरीके से गोरख धंधे का सबब है, या फिर चुनावी बॉन्ड उस चुनाव सुधार की दिशा में ले जाते हैं जहां से नकद की बजाय जो उद्योगपति या व्यक्तिगत दानदाता भी किसी पार्टी के समर्थक हैं और उसको पैसा देना चाहते हैं तो कम से कम उसकी एक व्यवस्थित प्रक्रिया बने। क्या सचमुच ये मामला इतना सीधा है या नहीं, बात को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड क्या चीज़ है और ये कब से अस्तित्व में आए। दरअसल 2017 के बजट सत्र के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में इस बात को सबसे पहले लेकर आए थे, इस बात का जिक्र किया था, और जनवरी 2018 में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड की योजना को अधिसूचित भी कर दिया। तो 2017 के बजट में इसका जिक्र हुआ अरुण जेटली तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा, और जनवरी 2018 में केंद्र सरकार ने इस योजना को, चुनावी बॉन्ड योजना को नोटिफाई कर दिया, अधिसूचित कर दिया। सरकार ने कहा था कि यह कदम देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ करने के लिए उठाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा था कि आज़ादी के 70 साल बाद देश राजनीतिक दलों को वित्त पोषित करने का एक पारदर्शी तरीका विकसित नहीं कर पाया है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से ये चुनावी बॉन्ड लाए गए। तो 2017 में इनको पेश किया गया, इस पूरे प्रस्ताव को 2018 में ये नोटिफाई हो गए। ये उनके लिए जो तथ्यों को, तारीखों को जानना समझना चाहते हैं चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई। अब हम समझते हैं कि चुनावी बॉन्ड होता क्या है। जैसा मैं शुरुआत में आपको बता रहा था, चुनावी बॉन्ड दरअसल एक तरह का वचन पत्र है जिसमें भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता का विवरण
नहीं होता है। किसको दिया जा रहा है और कौन दे रहा है, इसका कोई जिक्र उस कागज पर नहीं होता है। यानी चुनावी बॉन्ड में लेन देन में न तो पार्टियों के बारे में कोई जानकारी होगी और जो दानदाता है उसके बारे में कोई विवरण बॉन्ड पर नहीं लिखा गया होता है। सिर्फ बॉन्ड खरीद की तिथि, बॉन्ड की राशि इस पर लिखी होती है। बॉन्ड खरीदे जाने के 15 दिन के भीतर ही इसे किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा एनकैश करा लिया जाता है, यानी भुना लिया जाता है। इसका मतलब अगर बॉन्ड जारी हुआ है तो उसके 15 दिन के भीतर ही उसको भुनाना आवश्यक होता है और उसको राजनीतिक दलों द्वारा भुना लिया भी गया है। जैसा कि अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरी लिस्ट आई है, सूची आई है, उससे स्पष्ट हुआ है। पर इसको पूरे चुनावी बॉन्ड के मामले को उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी एबीसी नाम के शख्स ने 10,000 रुपए का बॉन्ड एसबीआई की किसी चुनी हुई शाखा से 1 जनवरी को खरीदा। एसबीआई को इसके लिए अधिकृत किया गया था और उसके लिए भी 29 शाखाएं देश भर में चिन्हित की गई थी। केवल उन्हीं शाखाओं से ये चुनावी बॉन्ड खरीदे और उसका कागज को जारी किया जा सकता था। अब एबीसी नाम के शख्स ने अगर 1 जनवरी को 10,000 रुपए का इस बॉन्ड को एसबीआई की किसी चुनी हुई शाखा से लिया तो यह बॉन्ड उसने XYZ नाम के दल को खुद दे दिया या किसी के जरिए पहुंचा दिया। जी हाँ, इस तथ्य को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे दल कह रहे हैं कि डाक में मिल गया, कोई दरवाजे पर छोड़ गया। करोड़ों रुपए के बॉन्ड हैं जी, लेकिन बॉन्ड पहुंचना जरूरी है पार्टी के पास और उसके द्वारा भुनाया जाना जरूरी है, लेकिन प्रक्रिया ही ऐसी है। तो एबीसी ने यह बॉन्ड खरीदा और उसने XYZ नाम के दल को खुद दे दिया या किसी के जरिए पहुंचा दिया। XYZ दल का प्रतिनिधि इसे वापस एसबीआई में लेकर जाएगा और उसे 15 जनवरी से पहले जमा कराएगा। जमा कराने के बाद 10,000 रुपए की राशि उसकी पार्टी के खाते में आ जाएगी। जी हाँ, मतलब एक तरह का कागज है जो नकद के बराबर है। बस वो जिसके पास है, उसने जिस भी पार्टी को दिया, वो उसको भुनाने की हकदार है। जिस व्यक्ति या कंपनी ने यह बॉन्ड खरीदा वह अपना नाम उजागर नहीं करना चाहे तो वह किसी तीसरे शख्स के जरिए पार्टी तक यह बॉन्ड पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि कई दल बॉन्ड मिलने के अलग अलग तरह के रास्ते बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारी पार्टी के गेट पर किसी ने 1 करोड़ के बॉन्ड रख दिए, तो कोई कह रहा है कि हमारे पास डाक के जरिए ये बॉन्ड आया। जी हाँ, जनता दल यूनाइटेड और समाजवादी पार्टी, ये दोनों ही नाम इसमें प्रमुख हैं और उन्होंने यही जानकारी दी भी है। इस तरह से कोई भी व्यक्ति या कंपनी कितने भी चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है और इसकी संख्या भी इस पूरे नियम में, इस कानून में तय नहीं है। एसबीआई की देश भर में फैली 29 शाखाओं को चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए अधिकृत किया गया है और चुनावी बॉन्ड को लेकर प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिनों के लिए एक विंडो, एक समय सीमा दी जाती है और उस दौरान ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड एसबीआई द्वारा ही जारी किए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये ऐसी प्रक्रिया है तो पता कैसे चलेगा कि किसे चंदा दिया, यह कैसे तय होगा, किसने दिया, किसको दिया। दरअसल जब कोई भुगतानकर्ता बॉन्ड खरीदता है तो उस बॉन्ड पर एक यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। जी हाँ, अल्फान्यूमेरिक नंबर उस बॉन्ड पर अंकित होता है। अगर हम अभी जो आपको उदाहरण बता रहे थे वीडियो के शुरुआती हिस्से में, उसी उदाहरण से मान लें तो समझ लीजिए कि एबीसी नाम के शख्स से जो बॉन्ड खरीदा गया था उसका नंबर PQR 123 था। एसबीआई के जो पास जो रिकॉर्ड होगा उसमें बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और बॉन्ड नंबर लिखित में डेटाबेस में होगा। अब 15 दिन के भीतर XYZ पार्टी का प्रतिनिधि यही PQR 123 नंबर का बॉन्ड लेकर पहुंचा और उसे कैश कराया। अब एसबीआई के रिकॉर्ड में बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टी XYZ का नाम और बॉन्ड PQR 123 का नंबर दर्ज हो जाएगा। इस तरह से खरीदने वाले और उसे कैश कराने वाले नंबर के जरिए ही इस बॉन्ड को लिंक किया जा सकता है कि इसे किसने खरीदा और यह किसे मिला। दरअसल यही वो कड़ी है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एसबीआई पर बहुत नाराज भी हुआ है कि आप पूरा डेटा बताइए। एसबीआई ने जो सूची जारी की, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी थी, जिसको हमने अमरउजाला.com पर भी विस्तार से प्रकाशित किया और उसका विश्लेषण भी किया, उसमें दरअसल किसने कितने करोड़ के बॉन्ड लिए, लक्ष्मी निवास मित्तल ने बॉन्ड ले लिए इतने सारे 35 करोड़ के, कुछ कंपनियों ने ले लिए। लेकिन ये एसबीआई की जो लिस्ट वहाँ पर अपलोड हुई है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, वहाँ से ये जानकारी नहीं मिलती है। वहाँ केवल देने वालों की लिस्ट है और किस दल को कितना मिला ये लिस्ट है, लेकिन किसने किसको दिया इसका कोई आपस में तालमेल उन सूचियों के माध्यम से नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई और उनके आदेश पर चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की
और इसीलिए कोर्ट सख्त होकर कह रहा है कि जानकारी को मत छुपाइए, सब बताना होगा। अब सब बताने में अगर ये अल्फा न्यूमेरिक वाला सिस्टम सामने आएगा तो उससे जाहिर हो सकता है कि किसने किसको कितना दान दिया। दरअसल ये जानना भी दिलचस्प होगा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए कौन से दल धन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी दल चुनावी बॉन्ड के जरिए धन प्राप्त कर लेंगे। चुनावी बॉन्ड के जरिए धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके साथ ही इन दलों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट मिलना आवश्यक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि वही दल इसके लिए अधिकृत हैं चुनावी बॉन्ड के लिए जिन्होंने ये दोनों अर्हताएं पूरी की हो। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावी बॉन्ड योजना को अदालत में आखिर चुनौती क्यों मिली, जब ये योजना इस तरीके की थी कि कम से कम नगद में थैलों के माध्यम से, बोरियों के माध्यम से पैसों का होने वाला आदान प्रदान इस तरह बॉन्ड के माध्यम से हो, तो फिर इसको अदालत में चुनौती क्यों मिल गई। दरअसल गैर सरकारी संगठनों के एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR और कॉमन कॉज और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि इस योजना से राजनीतिक फंडिंग में गैर पारदर्शिता की अनुमति दी गई है और बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार को वैध बनाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, ये इन लोगों का आरोप था। जो याचिका, यहाँ ये भी बता दें कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बॉन्ड से खुद को अलग किया था और इसीलिए उस पूरी लिस्ट में सभी दलों के नाम हैं लगभग, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको शुरू से अलग किया, बल्कि याचिका में भी वो शामिल रहे। इसके बाद अप्रैल 2019 में उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सभी राजनीतिक दलों को दानदाताओं और बैंक खाता संख्या का विवरण एक सीलबंद लिफाफे में करके चुनाव आयोग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। बेंच ने यह कहते हुए इस पूरी योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से परहेज किया कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन सुनवाई की आवश्यकता होगी। मतलब उस वक्त इस पूरे बॉन्ड पर रोक नहीं लगी थी। 2021 की शुरुआत में ADR ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर रोक लगाने की मांग करते हुए फिर एक बार अदालत का रुख किया। अक्टूबर 2023 में याचिकाकर्ताओं ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इस मामले की सुनवाई की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया। इसके बाद 31 अक्टूबर 2023 को CJI चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3 दिनों तक दलीलें सुनी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि चुनावी बॉन्ड योजना से कॉरपोरेट फंडिंग, काले धन का बढ़ावा और भ्रष्टाचार ये सब कम होने के बजाय बढ़ रहा है, और उन्होंने तर्क दिया कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों के धन के स्रोत के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार है। वहीं सरकार ने यह तर्क दिया कि यह योजना दानकर्ताओं की गोपनीयता और निजता के अधिकार की गारंटी देने के लिए बनाई गई थी। इस तरह से 2 नवंबर 2023 को संविधान पीठ ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी। जी हाँ, ताज़ा मामला 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया और इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराने के आदेश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। इसके बाद SBI ने जानकारी एकत्र करने के लिए और समय मांगते हुए याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने SBI को फटकार लगाते हुए 12 मार्च तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए कहा। कोर्ट के आदेश के बाद SBI ने सारा डेटा चुनाव आयोग को दे दिया। आयोग ने 14 मार्च को यह डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। लेकिन इस डेटा में इलेक्टोरल बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर नहीं थे। इसे लेकर याचिकाकर्ता फिर से सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए और 18 मार्च को इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 21 मार्च शाम 5 बजे तक सभी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया करा दे। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है, ये सोचने वाली बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले ये जो याचिकाकर्ता है, ये इस जो सरकार अपनी तरफ से तर्क रखती है, उनको ये समझना चाहिए कि सारा पैसा वैसे भी लेन देन हो रहा था। जो बड़े औद्योगिक घराने थे या जो ऐसे संपन्न व्यक्ति थे, वो चंदा देना चाहते थे राजनीतिक दलों को, वो दे रहे थे। वो पैसा कैश में
बोरियों में भरकर, अटैचियों में या अन्य तमाम माध्यमों से राजनीतिक दलों के पास पहुंच रहा था और वहीं से वो चुनावी खर्च के लिए उपयोग में भी लाया जा रहा था। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कोशिश ये की गई कि दानदाता का नाम गोपनीय रहे, लेकिन चुनावी चंदा जो है उसका क्रम व्यवस्थित हो जाए। लेकिन इसमें भी क्या किसी तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, क्या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, इसकी जांच होनी चाहिए। मामला चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में है तो आगे भी न्यायालय के आदेश पर ही बढ़ेगा और अब चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दल चंदा नहीं ले पा रहे हैं। एक और बड़ी बात जो सूची जानकारी में आई है इस पूरे मामले की वजह से कोर्ट के कहने पर, उससे ये भी पता लगता है कि किस तरीके से 1+1 11 हो जाते हैं, एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। इस जोड़ घटाव का मामला है पेचीदा, लेकिन ये समझ में आता है कि जिन कंपनियों के कभी नाम नहीं सुने उन्होंने करोड़ों रुपए दान दे दिए, कोई एक व्यक्ति ने इतने सारे रुपए दान दे दिए, या एक जो संयोग लगातार जोड़ा जा रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर, चुनावी बॉन्ड्स को लेकर, वो ये कि ऐसे बहुत सारे अस्पताल या औद्योगिक घराने उस लिस्ट में नजर आते हैं जिन पर कोई न कोई कार्रवाई ईडी की या इनकम टैक्स की हुई और अचानक उसके बाद उसके आगे की तारीखों में उन्होंने चुनावी बॉन्ड लेकर किसी दल विशेष को उसका लाभ पहुंचाया है। क्या इस तरह से किसी पर दबाव डालकर या किसी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर कर चुनावी चंदा उगाया गया है? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। एक बात तय है, जिस तरीके से इस देश में चुनाव पहले से भी ज़्यादा बड़े और खर्चीले होते जा रहे हैं, बड़ी बात यही है कि इतने ज़्यादा खर्च के साथ चुनाव न हो, इसकी व्यवस्था कैसे हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। देश का इतना सारा पैसा विकास कार्यों में लगने की बजाय चुनावी खर्च में लग जाता है, उसको कैसे कम किया जाए। हमें जैसे मसीहा की आवश्यकता होती है वैसे ही एक और मसीहा सेशन के रूप में शायद आए और इस तरह के चुनाव सुधारों पर काम करे, क्योंकि अभी तो बहस ये हो रही है कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। केवल ये स्पष्ट हो जाए, उससे स्पष्ट ये होगा कि इससे हित साधे जा रहे हैं। हित तो साधे ही जा रहे हैं राजनीति में, और राजनीतिक स्वार्थ और औद्योगिक स्वार्थ, इनकी आपस में क्या गलबैयां हैं ये किसी से वैसे भी छुपा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है, इसकी सफाई केवल नाम उजागर कर देने से नहीं होगी, इसकी सफाई तब होगी जब चुनाव इतने खर्चीले हो ही नहीं। क्या ऐसा हो पाएगा? ये समझने वाली बात है, सवाल बड़ा है, लेकिन इसी तरह की बातों को समझने और समझाने का सिलसिला हम जारी रखेंगे। बात को समझो में आप देखते रहिए अमर उजाला.com।